हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज इस लेक्चर में हम सेपरेशन ऑफ पावर्स इस टॉपिक से दो क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है उसको एमपीपीएससी ने 2016 के मेंस एग्जाम में पूछा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको यूपीएससी ने 2019 के मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 2 में पूछा। अब दोनों ही क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों ही क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो लगभग लगभग सेम होगा। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इनको डिकोड करेंगे कि इन क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। उसके बाद उसके बाद मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करूंगा। देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ बोथ दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के डिकोड करने से। पहले क्वेश्चन जो एमपीपीएससी ने पूछा था उसका जो स्टेटमेंट है वो है एग्जामाइन द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। यानी कि क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट क्या है उसको एग्जामाइन करो। यानी कि मोटे तौर पर आपको दो चीजें बतानी है। पहला, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मीनिंग क्या है, और दूसरी बात, सेपरेशन ऑफ पावर्स की नीड क्या है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हाउ फार इट हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, सेकंड पार्ट को मैं डिकोड करूं उससे पहले ये समझो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it has adopted the incomplete separation of powers. Incomplete separation of powers. Incomplete separation of powers. अब क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है वो कह रहा है हाउ फार। हाउ फार का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स को अडॉप्ट किया है या इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स को अडॉप्ट किया है। ये तुम्हें अपने आंसर में बताना है। हाउ फार separation of powers has been adopted in Indian Constitution. So this is the demand of the first question. अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डू यू थिंक। मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। जो क्वेश्चन के पहला फ्रेज है डू यू थिंक, कई बार यहां यह भी आता है डू यू एग्री। डू यू एग्री। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तब आपको अपना आंसर यस आई डू थिंक या यस आई डू एग्री करके स्टार्ट नहीं करना है। Whether you are agree with the statement or not, this must reflect in your answer. So now let's come back to our second question. Second question की statement है, do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers? Rather, it is based on the principle of checks and balances. Explain. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स को फॉलो नहीं करके प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को फॉलो करता है? एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस डिकोड हो गए। दोनों क्वेश्चंस की हमें डिमांड पता चल गई कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हेडिंग डालो सेपरेशन ऑफ पावर्स। हेडिंग डालो सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब देखो, किसी भी स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं। किसी भी स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, और वो 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं? जो पहला ऑर्गन है दैट इज लेजिस्लेचर। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी। तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉज। टू मेक लॉज। और अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें, यूनियन लेवल पे बात करें, तो हमारी लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट। हमारी लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट। उसी तरह एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है उन लॉ को एडमिनिस्टर करना, एग्जीक्यूट करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। तो सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है टू एडजुडिकेट। टू एडजुडिकेट, टू गिव जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। और सेंट्रल लेवल पे जुडिशरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इतना हमें पता चल गया।
कि किसी भी स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बात आएगी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? और व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड सेपरेशन ऑफ पावर्स? रीजनिंग बिहाइंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऑल दीज थ्री मीन्स सेम थिंग। जब भी कंसेप्ट पूछा जाए, नीड पूछी जाए या रीजनिंग पूछी जाए, देन आंसर विल बी द सेम। अब देखो कि कंसेप्ट क्या है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट ये है कि जो 3 डिटरमाइनिंग ऑर्गन्स हैं स्टेट के, इन 3 डिटरमाइनिंग ऑर्गन्स की जो पावर है, पावर ऑफ स्टेट, वो पावर किसी एक हाथ में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। द पावर्स ऑफ 3 डिटरमाइनिंग ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट should not be allowed to be concentrated in one authority. Should not be allowed to be concentrated in one authority. यानी कि स्टेट के जो 3 डिटरमाइनिंग ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन्स की पावर किसी एक अथॉरिटी या एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। अगर ये पावर किसी एक पर्सन के हाथ में है, इफ इट इज सो कंसंट्रेटेड, अगर ये पावर किसी एक अथॉरिटी के हाथ में है, देन दैट अथॉरिटी विल बिकम ए डिक्टेटोरियल पावर। देन दैट अथॉरिटी will become a dictatorial power. And first thing it will attack is the rights of the citizens. So this is the reasoning behind separation of powers. This is the concept of separation of powers. This is the need of separation of powers. Separation of powers का concept हो गया। अब next heading डालो। next heading क्या होगी? next heading है separation of powers between legislature and executive. Between legislature and executive. Legislature and executive. Separation of powers between legislature and executive. अब देखो इंडिया में हम कौन सा पार्लियामेंट्री मॉडल फॉलो करते हैं? इन इंडिया वी फॉलो द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। We follow the British parliamentary form of government, both at the central and at the state level. In India, we follow the British parliamentary form of government, both at the central and at the state level. This parliamentary form of government means two things. First is that ministers are derived. Ministers are derived from legislature. Ministers are derived from legislature. It means every minister has to be a member of parliament. In India, we follow the British parliamentary form of government, both at the central and at the state levels. And as per this British parliamentary form of government, ministers are derived from the legislature. इसका मतलब यह है कि जो भी मंत्री होगा उसको लेजिस्लेचर का मेंबर होना जरूरी है। Every minister has to be a member of parliament. Second thing is that Council of Ministers is accountable to Lok Sabha. Council of Ministers is accountable to Lok Sabha. अब इसका मतलब यह है कि जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो मंत्री हैं, वो पावर में कब तक रहेंगे? टिल द टाइम दे एंजॉय मेजोरिटी इन द लोकसभा. द डे, द मोमेंट they loses majority, they must resign. So, subject to the British parliamentary form of government, this separation of powers between legislature and executive is incomplete. क्यों incomplete है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर है। So council of ministers, the body of council of ministers is distinct from the body of the parliament, yet the ministers are derived from the legislature and are accountable to the Lok Sabha. So this is the first reason. This is the first reason why this separation of powers between legislature and executive is incomplete.
Now comes the second. Second reason is the president. This separation of powers is also incomplete due to the president. अब कैसे इनकम्प्लीट है प्रेसिडेंट के कारण वो समझो। प्रेसिडेंट क्या है? इन इंडिया ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट एट द सेम टाइम ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और वो सिर्फ लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? विदाउट हिज असेंट पार्लियामेंट्री लॉज कैन नॉट बी enacted, so he assent the bills. Without his assent parliamentary laws cannot be enacted. और second क्या है? He is authorized to issue ordinances. He is authorized to promulgate ordinances if urgency arises and parliament is not in session, or ordinance have the same force as that of law. So all this discussion shows that this separation of powers between legislature and executive is incomplete. Separation of powers between legislature and executive is incomplete. एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक पार्ट। सेकंड हेडिंग डालो, सेपरेशन ऑफ पावर्स between executive and judiciary, between executive and judiciary। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? देखिए 1973 से पहले देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो फंक्शंस थे 1973 से पहले, दोज फंक्शंस वर परफॉर्म बाय ए सिंगल अथॉरिटी। फिर 1973 में पार्लियामेंट इनेक्ट करती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पार्लियामेंट लेके आती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको आप कहते हो सीआरपीसी, जिसको हम सीआरपीसी के नाम से भी जानते हैं। अब इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से क्या होता है कि जो जुडिशरी की जो पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दी जाती हैं, और 1973 से जो जुडिशियल फंक्शंस हैं मजिस्ट्रेट के, जुडिशियल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, and executive functions are performed by the executive magistrate headed by the DM. And this was done to promote one directive principles of state policy under Article 50, जो कहता है judiciary shall be separated from the executive. Article 50 कहता है that the judiciary shall be separated from the executive. Judiciary shall be separated from the executive. Judiciary shall be separated from executive. So 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने क्या किया कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शंस को अलग अलग कर दिए। जो जुडिशियल फंक्शंस हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, हेडेड बाय द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। And all of this was done to promote one of the directive principles of state policy under Article 50, जो कहता है that the judiciary shall be separated from the executive. अब इसका मतलब क्या है कि there separation of powers between the executive and judiciary? The answer is no, because there are certain instances which shows the incomplete separation of powers. For example, the first point that make this separation of powers incomplete is president. So president क्या है? मैंने अभी बताया था, he is the head of executive. President is head of executive. But at the same time, he also has the power to pardon convicts in criminal cases. President has the power to pardon convicts in criminal cases. उसके पास judicial power है. He has the power to pardon convicts in criminal cases. Again, this shows the incomplete separation of powers between the executive and the judiciary. The second thing is composition of tribunals. Second thing is composition of tribunals.
अगर आप ट्रिब्यूनल्स की कंपोजिशन देखें तो इन केस ऑफ ट्रिब्यूनल्स ए एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड इज अलाउड टू एडजुडिकेट अलोंग विद ए लीगल माइंड। कहने का मीनिंग या तात्पर्य यह है कि ट्रिब्यूनल्स में एक तो लीगल माइंड है, जजेस हैं एक तो ट्रिब्यूनल्स में, उसके साथ साथ किसी एक एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के एक्सपर्ट हैं जो क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट थे। सो एग्जीक्यूटिव इज आल्सो अलाउड टू एडजुडिकेट इन केस ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अगेन दिस शोज द इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर इससे अलग तीसरा है रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम the district magistrate or sub-divisional magistrate acts as returning officer, and while acting as returning officer they has the power to seek evidences. Returning officer has the power to seek evidences while scrutinizing nomination papers. While scrutinizing nomination papers. Thus he is said to have acted quasi-judicially. He is said to have acted quasi-judicially. So again, all this discussion shows that there is incomplete separation of powers between executive and judiciary in India. देखो, सीक एविडेंसेस का मतलब है कि जब वो नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटिनाइज कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो जो भी उनमें डिटेल्स दी हुई हैं उनके बेसिस पे वो एविडेंस डिमांड कर सकता है, और उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे अगर उसको लगता है कि जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है तो वो नॉमिनेशन पेपर्स को कैंसिल नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकता है किसी भी कैंडिडेट को। तो यानी कि उनको स्क्रूटनी के वक्त वो एक जज की तरह काम कर रहा है, इसीलिए उसके फंक्शन को बोला गया है क्वासी जुडिशियल। क्यों? है तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट, लेकिन वहां पे जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर को क्या कहा गया? क्वासी जुडिशियल, उसकी फंक्शनिंग को क्वासी जुडिशियल। अब एक लास्ट बचा हमारा, और लास्ट क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, separation of powers between legislature and judiciary, between legislature and judiciary, कि जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच में कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स इनकम्प्लीट है। देखो, अब ये जो इश्यू है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, पहली बार कब सामने आया? ये सामने आया इन द केस ऑफ मिसिज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। मिसिज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, राजनारायण। इस केस में क्या हुआ था? When the election of Mrs. Indira Gandhi was held invalid, was declared void by the Allahabad High Court, then she amended the Representation of People Act, और उसने एक नया प्रोविजन ऐड किया, और इस प्रोविजन में यह था कि that the election of a prime minister shall remain valid even if there is a high court judgment invalidating it। और ये कब किया गया? ये तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट एक अपील सुन रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेविली, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर पार्लियामेंट हाई कोर्ट के जजमेंट को एक अमेंडमेंट के थ्रू बदलती है या एक लॉ के थ्रू बदलती है, देन इट इज नॉट इनएक्टिंग बट एडजुडिकेटिंग। मैंने बताया था कि जो एडजुडिकेटिंग का मतलब है टू गिव जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, जो जुडिशरी का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर पार्लियामेंट हाई कोर्ट के जजमेंट को एक लॉ बनाकर बदलती है या अमेंडमेंट के थ्रू बदलती है, तो जो पार्लियामेंट है वो इनेक्टमेंट नहीं कर रही है, लॉ नहीं बना रही है, दैट इज एडजुडिकेटिंग, वो डिसीजन दे रही है। एंड दिस इज नॉट अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है, एडजुडिकेटिंग तो जुडिशरी का काम है। बट देर आर सर्टेन इंस्टेंसेस व्हेन पार्लियामेंट गेट्स द पावर टू एक्ट जुडिशरी, और वो इंस्टेंसेस कौन कौन से हैं? वो इंस्टेंसेस हैं ड्यूरिंग इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग impeachment proceedings, during impeachment proceedings of president,
जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। In the same way, parliament is allowed to appreciate parliament is allowed to appreciate evidences in its contempt proceedings, in its contempt proceedings। क्या मतलब है इसका? अगर कल को आप पार्लियामेंट एज ए फुल बॉडी की कोई भी बुराई करो या उसको कुछ भी गलत बोलो, तो तुमको क्या लगता है कि हु विल कॉल यू? क्या तुमको कोई कोर्ट कहेगा? नहीं। पार्लियामेंट हैज द पावर टू नोटिस यू, और तुमको पार्लियामेंट में पेश भी होना पड़ेगा। और उसके पास पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो तुमको पनिश भी कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, या फिर जेल भी भेज सकती है। और जब पार्लियामेंट या तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स के टाइम या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के टाइम वो एक्ट करती है जुडिशियल, एज ए जुडिशियरी बॉडी, इसलिए उसके फंक्शन को इस टाइम बोला जाता है क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। और समझ में आया क्वासी जुडिशियल का मतलब? पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बॉडी होकर जब जुडिशरी का काम करे उसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम जब एग्जीक्यूटिव का पार्ट होके जुडिशरी का काम करें तब वो भी क्या होगा? क्वासी जुडिशियल। So all this discussion shows that there is incomplete separation of powers between the legislature and judiciary। अब आती है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब देखो वो डॉक्ट्रिन है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अकेले में इंडिविजुअली नहीं पढ़ना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स should be read along with the doctrine of checks and balances। और doctrine of checks and balances का मतलब ये है that the each organ of the government acts as a check and balance on the other two organs। each organ of the government acts as a check and balance on the other two organs, on the other two organs, on the other two organs, other two organs, and prompt them toward fulfilling their constitutional role and prevent them from becoming a dictatorial power। So this was your lecture on separation of powers। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस एक बार समझने की देर है। जिसको समझ लिया वो चीज इजी हो जाएगी। अगर आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स अब पढ़ा है और अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स पे अब क्वेश्चन पूछा जाता है, देन आई एम डैम श्योर दैट यू विल इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या करना है कि जो भी पहले दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, यू हैव टू आंसर दोज टू क्वेश्चंस, दैट्स इट। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।